अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज जुमेरात का दिन है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। बहरहाल जी, हमारा दूसरा सेगमेंट होगा। आजकल हम देख रहे हैं वायरल डिजीज़ का जो आउटब्रेक है उस पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंट वायरल डिजीज़ के, जिसमें डायरिया है, फ्लू है, फिर उसके बाद बुखार की शिद्दत है। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। तीसरा हमारा सेगमेंट भी इसी कैफियत से जुड़ा हुआ है। मौसम गर्मा हम देखते हैं कि जहाँ हीट वेव्स की सूरत हाल थी, वहाँ बहुत सारे अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिसमें हीट स्ट्रोक के केसेस भी हैं, और बारिश की आंख मिचौली भी जारी है। कहीं ना कहीं बहुत तेज़ बारिश है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ये सिलसिला कब बैलेंस आउट होगा, अच्छी बारिश कब हो सकती है, इस पर बात करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। वजारतों की सुस्ती बर्दाश्त नहीं, फैसलों पर अमल दरामद और नफाज को यकीनी बनाना होगा। सब ने टारगेट पूरे करने हैं। PWD ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई है। 5 वजारतों और महकमों के खात्मे की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की बिजली बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, और साथ साथ वजारतों को सोलर पर काम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर साहब को देखते हैं कि एज CM भी बड़ा फेमस है, कि CM पंजाब की हैसियत से भी उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है, इनफैक्ट दुनिया की इस चीज़ को सराहती है कि जिस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं, वो हम देख रहे हैं कि कल उसका मुजाहरा किया गया। बड़ा दो टोक अल्फाज में मिनिस्ट्रीज़ को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी किस्म की सुस्ती नहीं बरती जाएगी। अगर IMF से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें बहुत प्रोएक्टिव और बड़े तेज़ अंदाज से काम करना होगा। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुबशिर साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। मुबशिर ठीक है, साहब आपकी सेहत अच्छी है? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत। आपकी तबीयत का पता चला था कि जी जी, कुछ अल्लाह का शुक्र, अभी कुछ बेहतर बेहतर है। बेहतर हो गया माशाल्लाह, दैट्स आपकी गुड। दुआएं। मुबशिर भाई, एक तो बड़ा खुशाइंद अमल है, खुद एहतसाबी की बात हो रही है इदारों के अंदर। हमने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने निशानदही की है कि जो लूप होल्स हैं, ख़ासतौर पर कुछ टाइम पहले भी हमने देखा कि FBR के इदारे पर प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी कड़ी नज़र थी। उन्होंने कहा जी कि कुछ अफसरान हैं जो कि जिनको इजाज़त नहीं देंगे आवाम का पैसा लूटने की। इसी तनाजुर में अब उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को भी वार्निंग्स जारी की। उन्होंने कहा है जी कि तमाम तर मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर हम IMF से भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट तौर पर मुआशी चैलेंजेस को भी देख सकते हैं, तो इसके लिए मिनिस्ट्रीज़ को बड़ा प्रोएक्टिवली काम करना होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया उमैर। सबसे पहले तो ये है कि मेरा ख्याल है ये तो पब्लिक की वॉइस है कि गवर्नमेंट के अखराजात कम होने जी चाहिए, और जो कुछ महकमे बहुत से बना दिए गए थे जिनको मर्ज करने की बातें बड़े अरसे से हो रही जी थी। जी जी इसके ऊपर रिपोर्ट्स पहले से भी हैं और इस पर बड़ा काम किया था पहले डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने। जी जी, पूरी एक किताब भी उनकी सामने आई बिल्कुल आई थी थी, जिसमें बिल्कुल आई उन्होंने थी। कहा था कि कैसे जो है वो गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो सबसे बड़ी बात है। राइट। इस पे अलावा इसके जो 18वीं तरमीम हमने पास की जी हुई है उसको आप देखें, उसका इम्प्लीमेंटेशन कमीशन भी बना था। उसमें भी ये था कि जी अच्छा जी, जो महकमे जो हैं वो सूबों को चले गए हैं, वफाक में उनकी अब ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है। जी मेरा ख्याल है बड़े अच्छे स्टेप हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जिसको मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा। जो बहुत से नॉन प्रोडक्टिव जी अखराजात जी हैं जी जिसके ऊपर पब्लिक बड़ी जो है वो क्वेश्चन मार्क करती है, ख़ासतौर पर ये बजट में भी हुआ है कि जी कुछ लोगों की मराद में इजाफा होना, या उसको मेरा ख्याल है भी एड्रेस किया जाना चाहिए। राइट राइट, अब ठीक है। देखें, पाकिस्तान जो है वो अगर हम कंपैरिजन करें अपने हमसाया, हम बाकी यूरोपियन अमेरिकन से हम नहीं करते, जी जी उनका भी एक मॉडल्स हैं अपने, लेकिन यह है कि हम अपने इर्द गिर्द जो है ना वो देखें, जो ख़ासतौर पर नेबरिंग कंट्रीज़ में भी। तो मैं नहीं समझता कि जो वहाँ के जो हुकूमती जो मिनिस्टर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेसी के लोग होते जी जी हैं जी, या जजेस हैं, उनकी इतनी शाहाना ज़िंदगी है वहाँ पे। कुछ जगहों पे हमने भी जाके देखा है और बहुत ही करीब से जाके देखा है कि भाई वहाँ पे किस तरह जो है वो कौन सी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, किस नौइयत के घर हैं, कितने उनके स्टाफ हैं। मेरा ख्याल है इस पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्शन ले लें राइट तो राइट, ये इट्स ए राइट टाइम कि जो जैसे उन्होंने कहा ना IMF से छुटकारा पा, तो मेरा ख्याल है कि इसी को ही अगर हम बना लें कि हमने अपने जो हैं वो अखराजात भी कम करने हैं। जी और कर्जा इसलिए नहीं लिया जाता कि आप अपने इंटरेस्ट दें या इसलिए कि आप अपने खर्चे पूरे करें, बल्कि इसलिए किया जाता है कर्जा अगर इसलिए लिया जाए प्रोडक्ट जी जी जो होता है जी, कि जिससे आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, राइट जैसे आप डैम्स बनाते हैं, आप नहरें निकालते हैं, आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जी, उसके लिए जो कर्जे होते हैं तो वो तो आपको फिर कमा के देते हैं, राइट, तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होता। तो सही, उसको मेरा ख्याल है एक तो देखा जाए तो वो बहुत अहम है। आपने एक अपनी गुफ्तगू में एक चीज़ कही है सोलर की,
सोलराइजेशन, जी। मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत अच्छा है, और हमारे कुछ एटॉमिक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी चल रहे हैं, कुछ हाइडल के भी चल रहे हैं, तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है जिसको मेरा ख्याल है वो एड्रेस करना पड़ेगा जी। नियर फ्यूचर में, कि अगर बहुत ज़्यादा सोलराइजेशन होगी, जैसे सिंध में भी होने जा रही है, दीगर सूबों ने भी ऐलान किया है कि मुफ्त सोलर पैनल्स जो हैं वो दिए जाएंगे, जी। तो यकीनन जो इस वक्त जनरेशन हो रही है उसके कंजम्पशन में कमी आएगी। राइट। लेकिन जो आईपीपीज के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हाँ। वो उनको पैसे जो देने हैं, तो फिर हमें वो एग्रीमेंट्स को रिवाइज करने के ऊपर भी उम्मीद है कि सही, बात की जाएगी सही। और कही जानी चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर आप अपनी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर लेते हैं, अब लोग अपने सोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे चले जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो भी रहा है। जी जी जी। तो फिर वो जो एक बर्डन है, हाँ, ये बड़ा और वो बर्डन बिल्कुल उनके सही। ऊपर होगा जो सोलर में नहीं गए, राइट। तो उनको देना पड़ेगा। मैं अगर सोलर नहीं लगा रहा तो इसका मतलब है कि वो जो आईपीपीज को पैसा जाना है, तो उसके पैसे जो हैं बहरहाल गवर्नमेंट को देने हैं। तो मेरा ख्याल है कि सही। अगर उसको भी साथ एड्रेस करने का एक फार्मूला सामने आ जाए, कोई निगोशिएशन स्टार्ट हो जाए कि भाई उसको कैसे किया जाएगा, राइट। तो पब्लिक पे जो बर्डन आ रहा है जिसके ऊपर अवाम जी। के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, उसको मेरा ख्याल है एड्रेस किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्कुल आपकी इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए पीडब्ल्यूडी का खात्मा हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ऐसे इदारे और भी काम कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि जिनकी जो डबलिंग जिस तरह होती है जिन इदारों में कि अगर वही काम कोई और इदारा भी कर रहा है तो उन इदारों को भी डाउन साइज करने और फिर उसके बाद उनको सीधा करने की बात की गई। पीडब्ल्यूडी का खात्मा है, 5 वजारतें और कुछ महकमे और भी हैं जिनको बात की गई है कि उनको भी ख़त्म किया जाए, यानी बिल्कुल डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का वर्ड। डाउन साइजिंग से बेहतर राइट साइजिंग वर्ड है। अच्छा, एक चीज और भी आप देखें जी कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान में तो सफारत खाने भी नहीं है, जी जी। लेकिन हमारे वहाँ पे बड़े बड़े मिशन हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मसलन सिंगापुर है। सिंगापुर का पाकिस्तान में जो है वो कौंसलेट ही जो है वही ऑपरेट करता है, और वो भी एजाजी कौंसलेट है। हमारा तो वहाँ पे सेटअप है, ठीक जी है। जी। मसलन सिंगापुर हमसे बहुत अमीर मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट्स का आप लेवल देखें, उसकी आमदनी देखें, उसका किस तरह का वो एक स्ट्रक्चर है वो आप देखें, वो कि छोटा सा मुल्क है, ठीक जी है। जी। लेकिन क्या हम इन चीज़ों पे नहीं जा सकते कि हम अपना जो ये बर्डन है इसको भी हम थोड़ा कम करें? राइट राइट। बहुत से मुल्कों के साथ, ईरान के साथ हमारी रेगुलर कोई ट्रेड नहीं हो रही, जी जी। और तकरीबन जो है वो समझ लें कि उसमें बहुत से मसाइल हैं, और अभी भी जो भी बातें हुई हैं अभी उसको कवर करने में बहुत वक्त लगेगा। जी जी। लेकिन ईरान के अंदर हमारा बहुत बड़ा मिशन है, तो क्या वो फिर उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, वो चीज़ भी देखनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी, हाँ, मतलब जो रैशनल बिल्कुल सही। रैशनल कर अगर आप लेंगे कि अगर एक एम्बेसी जो है और या किसी जगह पे एक कॉन्सुलेट जो है वो आपका जो है वो कितना उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है टैक्स मनी से पैसा खर्च कर रही है, जी जी। तो वहाँ पे वो बिजनेस जनरेट करने में कितना मुआवन है। पहले बड़ी दफ़ा ये बात हुई है कि कमर्शियल काउंसलर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट की तरफ से ये बात हुई कि है। भाई अगर चीज़ें होती है, अब देखें ना, अगर किसी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं और या मिनिस्टर्स करते हैं या कोई एक चीज़ होती है, उसको फॉलो अप जो होता है फिर उन्हीं लोगों ने करना होता जी है। जी जी। अगर वो फॉलो अप नहीं हो रहा, वो वहाँ पे टारगेट्स नहीं ले रहे, और हमारा मुकाबला हर जगह पे जो है ना आपको पता है भारत से हो रहा होता है बिल्कुल। कि भारत की एम्बेसी ये कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा इतना बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है, उनकी शिकायत भी होती है कि हमें उन्हें सही तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अपने पाकिस्तानियों में से, और जो बहुत से पाकिस्तानियों के हमारे पाकिस्तान के वेल विशर्स लोग हैं, जी जी। ऐसे भी है, ये नहीं कि दूसरे मुल्कों के लोग हमारे अच्छे दोस्त नहीं हैं, बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो एजाजी कौंसलेट हैं, ये कराची के अंदर लोग कितने एजाजी जी जी, कौंसलेट्स कुछ हैं। को मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो वो तो आप समझ लें कि क्या हम अपने उन दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट। तो इस तरह हम, मेरा ख्याल है कि अपना बर्डन और बिल्कुल कम ठीक, कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, जहाँ बात की जाती है बिजली के हवाले से रिलीफ की बात भी की गई है, ठीक ठाक रिलीफ देने की बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 200 यूनिट तक जो सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बड़ा मुश्किल टाइम है। एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कर्ज़ों की सूरत हाल भी है, फिर मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में रिलीफ का एक एक थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ जो है वो आवाम को, ये भी बहुत बड़ा
अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो बहुत बड़ा बोझ है जो बनता है 50 बिलियन दिया गया है जी। ठीक है, अच्छी बात है, जितना भी रिलीफ मिले पब्लिक को उसको उतना बेहतर अप्रिशिएट है, करना बिल्कुल, चाहिए, इट्स definitely, बेटर। जी। लेकिन अगेन वही बात आएगी कि भाई जिनको बहुत यूनिट्स बिजली जो है फ्री दी जा रही है उसको रैशनल अच्छा, कैसे उसको किया उस पर जाए? भी कब कटौतियों की उसके बात पे हो रही है? कटौती जो है अच्छी खासी होनी चाहिए, जी, जी, कम जी। नहीं होनी चाहिए, सही। अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है जिसको मेरा ख्याल है कि मैं कहूंगा कि उसको एड्रेस जरूर करना चाहिए, जी। जो पब्लिक का एक सवाल है, क्या हमारे मीटर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहे हैं? अच्छा, इसको ये बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस पे स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा जी जो जो अफसरान अंदर बैठे हुए या अहलकार इजाफी यूनिट भी डाल रहे हैं जानबूझ के कमीशन के चक्करों में या बाकी चक्करों में, उनको एड्रेस किया। उन्होंने कहा जी ये काली भेड़ें इनको बिल्कुल नहीं खाने देंगे हम। वो अच्छी बात। अच्छा, आप देखें कि जो बिजली का यूनिट जी। है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक ही है जी जी कि बिल्कुल, अगर एक चीज जो है वो 1 किलो वाट से चलती है, वो 1 घंटा चले तो 1 यूनिट गिरना डेफिनेटली चाहिए। सही ठीक है। जी। अब ये है कि अब इसी हम अब तो एनर्जी सेवर्स भी यूज कर रहे हैं, फिर एनर्जी सेविंग बिल्कुल, प्रोडक्ट्स पहले भी तो- यूज पहले कर तो रहे वो हैं, बल्ब इस्तेमाल उसके होते थे, बावजूद सही, हमारे यूनिट्स कैसे बढ़ते हैं? सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसका कोई फ्रेंसिक ऑडिट होता है जी। तो इंडिपेंडेंटली पब्लिक की जो एक मुतालबा है, पब्लिक का एक बहुत बड़ा मुतालबा है, उसको एड्रेस करने के लिए राइट। प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ जरूर जाना चाहिए और देखना। और पहले एक चीज आ चुकी है जी जी कि कितने इजाफी यूनिट्स जो हैं वो आवाम से लिए जा चुके हैं। डेफिनेटली जो जनरेशन और जो फिर कंजम्पशन और जो उसके बाद लोगों से चार्ज किया गया है उसकी रिपोर्ट पहले ही मौजूद है अखबारात में। उसकी बहुत सी न्यूज़ जो है वो छप चुकी हैं कि पहले लिए जा चुके हैं। एक तो उसको जो है वो ठीक किया जाए। अगर पब्लिक से पैसा लिया जाता है, अब ये भी तो होता है ना कि आपने बिजली जो है 6 महीने पहले कंज्यूम की थी तो आप एडजस्टमेंट चार्जेस आप बाद में दें। जी जी तो अगर पहले ज्यादा ले लिए गए हैं तो उनको भी तो वापस किया जाना चाहिए। और सही। पहले हुआ भी है, इस तरह का डिसीजन हुआ भी है। लेकिन जो मीटर की रीडिंग है ना और उसका जो यूनिट गिरने का जो अमल है उसको जरूर मेरा ख्याल एड्रेस किया जाना चाहिए कि ये मीटर्स जो हैं, कराची इलेक्ट्रिक के मीटर्स के ऊपर भी लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जी जी वापडा के मीटर्स के ऊपर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसको अगर एड्रेस करेंगे तो आवाम के लिए जो है ना वो बेहतर है। देखिए, एक आदमी है ना कि एक मैंने अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किया है, 200 किया है, 300 किया है, जेन्युइनली किया है, तो फिर मेरा इतराज नहीं बनेगा कि मुझसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि आप पर यूनिट जो है वो कॉस्ट क्या रख रहे हैं। और फिर स्लैब के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि ये जो स्लैब बनाया गया है ये भी अनरियलिस्टिक है, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। देखिए, अब रियासत जो है ना वो पब्लिक को जो होती है ना लुक आफ्टर करने के लिए होती है। अब रियासत का निज़ाम इसलिए नहीं होता कि अवाम जो है उससे तंग आ जाए। रियासत का निज़ाम यही होता है कि भाई आप एक काम कुछ हैं जो रियासत ने करने हैं, इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देना है और बुनियादी सहूलतें देनी है, और रियासत को शहरी ने जो है वो टैक्सेस देने हैं। अगर वो दोनों में एक जो है ना फेयरनेस होगी तो मेरा ख्याल है कि शहरी को भी टैक्स देने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और क्योंकि सबको पता है, ये कोई चीज नहीं है कि किसी को नहीं पता। किसी हर शहरी को मोस्टली हर शहरी को पता है कि मेरे टैक्स से हमारा मुल्क चलना है। तो जब हमें पता है कि हमारे टैक्स से मुल्क चलना है और हम दे भी रहे हैं कुछ चीजों में, आप देखें ना इनडायरेक्ट टैक्सेस हम वैसे ही बाय डिफॉल्ट ही दे रहे होते हैं कि आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका टैक्स जा रहा है। लिहाजा अगर स्टेट की तरफ से एक फेयरनेस जो है ना वो आ जाए तो पब्लिक जो है वो ज्यादा बेहतर फील करेगी और वो एक रिलीफ भी हो जाएगा मेरा ख्याल है। और उसके अलावा ये भी है कि ट्रस्ट लेवल जो है शहरी का और स्टेट का जो ट्रस्ट लेवल है उसमें इजाफा हो। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं मुहर्रम हराम के हवाले से, क्योंकि बड़ा हुर्मत वाला महीना है, बहुत अजमत वाला महीना है, सिक्योरिटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अहम इस पर डिस्कशन की। उन्होंने कहा जी मुहर्रम हराम में जो सूबों के साथ जो रब्ते हैं उनको बेहतर बनाया जाए, उसकी हिदायत भी की गई है। साथ साथ सिक्योरिटी मामलात में ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए भी अहम करार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इसको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने हमारे शिया कम्युनिटी बहन भाई इस वक्त सड़कों पे भी निकलेंगे, जुलूस भी हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो सिक्योरिटी के निज़ाम के हवाले से भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। इसको किस तरह समझते हैं? मेरा ख्याल है सूबाई लेवल पे भी इसको ज़रा एक चीज़ तो ये है कि ठीक है जो पुलिस की और रेंजर्स की और वो ड्यूटीज़ होती हैं वो तो एक बहुत ही अच्छा उसको वो कंडक्ट हर साल ही बहुत बेहतर होता है, बिल्कुल और ऐसे ही जिला इंतजामिया भी उस पर काम करती है। जी। लेकिन हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हमारा आइन जो है वो कहता है कि सबको अपना अपना राइट है, अपने अपने अकायद के मुताबिक जिंदा रहने का राइट है।
और जब हम इस लेवल पे हमें, और फिर हमें इस्लाम ने सिखाया भी यही है डेफिनेटली कि भाई ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त ना करें। और सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि आप को अगर एक से आप मुत्तफिक नहीं है तो आप उसका एहतराम करना भी सीखें। यही जमहूरी मुआशरे का सबसे बड़ा उसूल है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये एक और चीज़ भी है कि आप देखें कि जैसे ही हमारे इवेंट्स आते हैं, कोई भी इवेंट आता है, उसके जो करीब लोग होते हैं उस इवेंट को जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक अपने अंदाज से, और एक वो होते हैं कि जो जरा अपने अंदाज से ऑब्जर्व नहीं, उस तरह नहीं कर रहे होते, तो उनके दरमियान एक मुबाहिसा जो है वो सोशल मीडिया पे भी चलता है, आजकल भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जी जी ये ज्यादा अहम है कि हम एक दूसरे का एहतराम करना सीखें, सही सपोर्ट करना सीखें। देखें जो एहतराम है ना, पहले एहतराम आएगा ना। आप देखें बर्दाश्त जो होती है ना, वो तो बहुत ही समझ लें बहुत ही नीचे का लेवल है, बात का लेवल। हाँ, ये पढ़े लिखे मुआशरे, मुअज़्ज़म मुआशरों में ये एहतराम होता है डेफिनेटली। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, वहां तो मुहर्रम का जुलूस निकालना जो है बिल्कुल सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जरूरत है। जी जी, ये एक हमारे लिए जो है वो सोचने की बात है कि हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। और इसमें यह है कि हमें कोई एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं है कि ये नवासे रसूल का दिन बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे रसूल पाक जो है उनके घर का जो है ना में ये सानिया हुआ है, तो उनके जब उनके घर में सानिया हुआ है तो हम ये पुरसा, ये जो एक अकीदत का इजहार है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हो रहा है, उनसे हो रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि नवासे रसूल जो है वो अपनी आल के साथ जो है उनको कत्ल किया जाए, उनको दारो रसन में जो है वो रखा जाए, उनको कैदी बनाया जाए, उनके खैमों को जलाया जाए, और रसूल जो है उनकी रूह तड़प ना रही हो। अल्लाह अकबर। जब वो ऐसी सिचुएशन है तो हम ये जो इजहारे अकीदत है, इजहारे मोहब्बत है, और ये इजहारे जो एक तरह का हम सोग भी मनाते हैं, ये तो हम रसूल पाक से करते हैं, उनसे करते हैं। आप देखें हर जगह एक ही बात आती है। देखिए एक चीज बड़ी अहम है कि करबला के वाकयात को अगर हम याद करें तो जो उनके कातल थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो भी उन्हें यबना रसूलुल्लाह कह के बुला रहे थे। इतना तो आप देखें कि मसलन वो रसूल के बेटे के तौर पर जो है उनको पुकारा जाता था, और दिलों में नदामत भी बहुत ज्यादा थी। वो तो फिर बाद में हुई ना, वो तो बाद में हुई, उसकी नदामत का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब बात ही ये हो रही है कि रसूल पाक ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, बेशक आपके टीवी पे अभी भी चल रहा था, तो इसका मतलब है कि रसूल पाक के साथ हमारा इजहार हो रहा है। तो ऐसे मौके पे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज जितनी हैं, जितने भी मकातब फिक्र हैं, ये सोशली यूनाइट होने की कट है उस पे है। और मेरा ख्याल है कि इसमें तो ऐसे इज्तिमा होने चाहिए कि सब लोग मिल के करें। बिल्कुल ऐसे। और ये देखें इसमें अगर आप जो खास तौर पे मरसिया का एरिया है जहाँ पे उर्दू अदब के हवाले से आप देखें, तो हमारे बहुत से क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने बड़े बड़ी अच्छी जो है मरसिये कहे हैं, हिंदुओं ने बड़े बड़े अच्छे मरसिये कहे हैं। और आप देखें कि जो वाक़या करबला को हम याद करें तो उसके अंदर इमाम हुसैन का साथ देने वालों में क्रिश्चियन भी शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं। और वो जो एरिया है करबला का, वो तो इमाम हुसैन ने जो वहां पे जाके जमीन खरीदी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से खरीदी है। सही। तो कितना जो है वो वहां तो एक सिचुएशन और है। जी जी बिल्कुल। लेकिन हमें भी मेरा ख्याल है जब हम मुहर्रम ऑब्जर्व हो रहा होता है या कोई भी और डेज ऑब्जर्व होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ सोशल यूनिटी, नो डाउट, सोशल यूनिटी जो है उसका मुजाहरा होना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट वेल टेकन। और उसके जब हम वो बढ़ा लेंगे ना तो ये जो बाकी सिक्योरिटी है ना ये कोई मायने नहीं रखेगी, ये कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि जब सारे मिलके कर रहे होंगे। मुझे आप बताइए आज से 40 साल पहले, तकरीबन 40 साल पहले, जब ये अफगान वॉर का सिलसिला नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होता था कि हमारे अब सब लोग सुन्नी शिया कम्युनिटीज मिलके मुहर्रम ऑब्जर्व करते थे और सब पार्टिसिपेट करते थे। जी बिल्कुल। तो ये एक जो बैड पैच आया है उसके बाद जो आज की नस्ल है वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी, ये चीज जरा थोड़ी सी रियलाइज उसको देखना चाहिए कि कम से कम जो है हम एक चीज देखें कि ये रसूल पाक के घराने की बात है और रसूल पाक हम सब के मुश्तरका है। बेशक, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए। और कोई ऐसी उसमें कोई वो, अच्छा ये वो वाक़या है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी में तमाम उलमा के ऊपर कोई इख्तलाफ भी नहीं है। बेशक कि भाई उन मजलूम करबला जो हैं उनको मजलूम करबला होने पे कोई इतराज, कोई किसी का इख्तलाफ ही नहीं है। ये हर मुसलमान के दिल के करीब का वो है। एक मैं वाक़या सुना दूं, एक लाइन है जस्ट, मौलाना मदूदी
उनको अल्लाह ताला गरीब के रहमत आमीन करे। आमीन। तो उनसे पूछा गया कि बहुत से लोगों ने इमाम हुसैन के अलावा जी उन्होंने उस वक़्त के हाकिम की बैत कर ली थी, तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की? तो उनका जुमला तारीखी जुमला है। उन्होंने कहा जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो दूसरों ने किस मुंह से बैत कर ली? सही, उनका बैत करना क्या बनता है? क्या बात है। जो उस वक़्त की सबसे जय्यद हस्ती जो है वो सुभान नवासे अल्लाह, रसूल थे। बेशक कोई दो राय नहीं, जब वो नहीं उस चीज को उसको गैर आईनी तस्लीम करते हैं कि ये आईनी नहीं है हाकम, तो बस फिर वो गैर तो आईनी फिर वो आईनी गैर आईनी नहीं सही, है, सही। तो फिर इसका मतलब है दूसरों का तो तस्लीम करने का बिल्कुल कोई ऐसे। माने ही नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ये ऐसे। बड़ी एक अहम बात है क्या कि बात है, क्या बात है। जो तकरीबन इतने इतने बड़ी हस्तियों ने इस चीज को इस तरह जो है वो तहरीर किया है। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक जी, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, आखिरी कुछ हमारे पास चंद मिनट्स बाकी हैं। अगर बात की जाए सिंध के हवाले से, तो मलिर एक्सप्रेसवे का भी 14 अगस्त की डेट दे दी गई है कि उसको शुरू किया जा रहा है काफ़ी काम। हब के नाल बहाली मंसूबे में ताख़ीर नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा कहना था सीएम सिंध साहब का। और साथ साथ उन्होंने ये खुशखबरी भी दी है जो मलिर एक्सप्रेसवे है, इससे बड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा ऑल द वे। मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक के, मैं अगर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, और हम भी कुछ थोड़ा सा काम एडिटर्स क्लब के हवाले से करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके भी इल्म में है जी बिल्कुल, कि जो कराची और हैदराबाद के दरमियान का M9 है जी, आई थिंक इट्स ए फ्यूचर सिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी है। और ये तमाम फ्यूचर डेवलपमेंट बिजनेस हब जो है ना ये बनेगा, उसमें नए शहर आबाद हो रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स भी हैं, इकोनॉमिक जोन भी हैं, नए शहर आबाद हो रहे हैं, और बड़े बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मलिर एक्सप्रेसवे का जिक्र किया तो शहर से एक बहुत ही शॉर्टेस्ट वे जो है वो वहां तक, और ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा जो शहर में। अब देखें ना, कराची को एक ना रिंग रोड मुयसर नहीं था, जी जी, तो लियारी एक्सप्रेसवे बनी, अब मलिर एक्सप्रेसवे बन रही है, तो ये नेचुरल सा एक कुदरती एक रिंग रोड, ये कुदरती एक रिंग रोड है, तो ये शहर को मिल जाएगा जो कि बड़ा जरूरी था इसके लिए। फिर ये है कि मेरे जो इल्म में है, अल्लाह करे कि ये बात सच ही हो, कि नूरियाबाद के करीब से एक रोड जो है वो उत्थल की तरफ भी मिलाने का प्लान है। जी जी जी। और वैसे अगर हम कराची से ट्रेवल करें कोस्टल हाईवे ग्वादर जाने के लिए, जो कि हमारा वो भी एक फ्यूचर सिटी है, जी जी, तो वो 92 किलोमीटर बनता है तकरीबन उत्थल। राइट। लेकिन अगर आप नूरियाबाद से जो है उसको लिंक किया जाएगा हाईवे से, तो बड़ा मोटरवे से, तो वो आई थिंक मोस्टली हार्डली 50 किलोमीटर और तकरीबन आधे के करीब करीब जो है वो उसमें शॉर्ट टाइम डिफरेंस आ जाएगा। सही। तो इतना यानी कि ना ये एरिया जो है फ्यूचर में जो है वो डेवलप होने जा रहा है, और इस वक्त जो है वो लोग वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और मेरे इल्म में एक और भी बात आई कि वहाँ पे जो है वो बहुत सी ज़मीन जो है हमारे एयरफोर्स के पास है, उन्होंने वहाँ पे बाकायदा अपना एयर बेस जो है वो डेवलप किया है। जी जी बिल्कुल। तो इतनी एक्टिविटी जो है वो एकदम से स्टार्ट हो गई है। राइट। और अगर हम अगले 5 से 10 साल के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं जो कराची के अंदर, हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा एरिया है, तकरीबन 150 किलोमीटर का जो ये एरिया है, ये एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। सही। और मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए, जो जैसे सीएम सिंध की आपने बात की है, उनका काफी तजर्बा है इस एरिया में काम करने का, तो वो अगर कार्गो सिटी एक चाहिए शहर को, वो बड़ी जरूरत है। ये ट्रॉलेज जो है ये भी शहर के अंदर से ना जाए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो अगर मोटरवे के ऊपर एक कार्गो सिटी हो कि आप ट्रेन से जो है वो सारा पोर्ट का माल जो है, दोनों पोर्ट का माल वहां पे रखें और वहां से जाएं, और शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक सारा खत्म हो जाता है, तो बड़ा एक वो जो है ना बेहतर जो है ना वो प्रपोजल हो सकता है। और इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास वहाँ पे काफ़ी जगह है और एक बड़ा कार्गो सिटी वहाँ पे बन सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट वेल टेकन मुबशिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते जी आपसे ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, कुछ जो आजकल वायरल आउटब्रेक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें।
नशीबी इलाकों के मकीन, निचली मंजिल से कीमती अशिया, खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि इस वक्त जो वायरल डिजीज़ का आउटब्रेक है उसमें थोड़ी सी शिद्दत ज़रूर इख्तियार की भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मौसम की बात करते हैं मौसम से बड़ा कनेक्टेड है। मौसम की गर्मी इस वक्त इतनी ज़्यादा है, मौसम में गर्मा की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उसमें हीट स्ट्रोक के एलिमेंट्स भी थे। फिर उसके बाद अभी वहाँ से लोग रिकवर नहीं हुए थे, तो कुछ डायरिया, वॉमिट्स और इस तरह का सिलसिला भी है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूँकि मौसम की तब्दीली भी है, तो चिकनगुनिया के एलिमेंट्स भी कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसको भी परखना और समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुखार भी अब थोड़ा सा इम्यून हो गया है, दवा से जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अलहमदुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब, वायरल डिजीज़ का आउटब्रेक जी। हर साल हम देखते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बारिशों का सिलसिला ना हो, ख़ास तौर पर उससे पहले ये सिचुएशन काफ़ी बढ़ जाती है। क्या समझते हैं इस वक्त की ज़ाहिर डायरिया है, वॉमिट्स का सिलसिला है, फिर उसके बाद एक बुखार भी ऐसा है जिसमें हड्डियों का दुखना, ख़ास तौर पे पूरा जिस्म में से जैसे टूटता है, इसकी क्या वजूहत हैं और इससे बचाव के सिलसिला भी क्या हो सकता है, और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं इस मौसम में? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा, आपने बहुत ही अच्छा मौजू आज का जो है इंतखाब किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जी, उसकी वजह ये है कि अभी बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, राइट। और हमारे यहाँ पे मुल्क में जो है वो निकासी आप का जो बहुत फुकदान है, बहुत फुकदान तो है, पानी आपने देखा जमा जगह जगह खड़ा हो जाता है, जब वो उसके तालाब से बन जाते हैं, और उसमें जो फिर मच्छरों की जो अफजाइश होती है जी, क्योंकि इसका जो वहीं से शुरू होता है सारा। जो चिकनगुनिया का जो वेक्टर है जो इसको ट्रांसफर करता है ह्यूमन टू ह्यूमन या इंसान से इंसान में, वो मच्छर ही है, ठीक है ना। अच्छा, आप किसी अगर खुदा न खास्ता किसी वायरस, तो बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे वायरस हैं। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम या मेरा क़ुव्वत मुदाफ़ित अगर मजबूत है तो वो उसको रिपेल करता है, उसको धक्का देता है, उसको कुछ नहीं होने देता। अगर ये कमज़ोर है तो कोई भी चीज़ उस पर हमलावर हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह चिकनगुनिया का भी है। अगर खुदा न खास्ता किसी एक शख्स को चिकनगुनिया है और मच्छर काट के अगर किसी दूसरे मच्छर जो काटता है, उसको बाइट करता है, तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो इसका वेक्टर है वो मच्छर ही कहलाता है। इसी वजह से मच्छरों की अफजाइश को रोकना चाहिए। इसके लिए 2-3 इसके जो है वो अवामिल है कि हम किस तरह से रोकें मच्छरों की। पहली बात तो ये कि जो जितने भी ये इस तरह के जो पानी जमा हो जाता है उनको जो है वो जमा ना किया होने दिया जाए। फिर या तो उसके ऊपर आप मिट्टी का तेल जो है छिड़क दें, ठीक है ना, इस पर मिट्टी का तेल छिड़क दें। या एक जो है वो हरियाली के नाम से एक प्रोडक्ट आती है मार्केट में, वो एक साहब में जो बनाते हैं, वो उसका अगर स्प्रे कर दें आप, या उसको पानी में मिला के डाल दें, तो जो इसका लार्वा होता है उसको खा जाता है, तो वो अफजाइश नहीं हो पाता। तीसरा ये कि जो घरों में आप देखते हैं अक्सर जो है लोग, क्योंकि पानी की किल्लत है आब है कराची के अंदर और दूसरे साफ पानी की खास तौर पे, तो लोग पानी को स्टोर करते हैं घरों में अपने, लेकिन जो स्टोर करते हैं तो उसको ढकते नहीं है। उसको ढाँप के रखें, बड़ा जरूरी है, ढाँप के रखें। ये मच्छर भी साफ पानी का है या गंदे पानी का? साफ पानी का। तो ये जो अगर घर के में जो पानी आपने स्टोर किया है या जो ज़ख़ीरा किया है, उस पर भी अगर आपने कोई चीज़ ढाँपी नहीं है तो यकीनन उसके अंदर भी अगर उसने अंडे बच्चे दे दिए तो वो अफजाइश करके फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा ये कि बारिशों में अक्सर आपने देखा होगा छतों पे या
गलियों में, सड़कों में टायर रखे हुए होते हाँ, हैं, जी, कुछ जी। इस तरह के पॉट रखे हुए होते हैं। आप खाली पौधों में खाली भी, चीजें जो है आप देते पौधों हैं। में पानी डालते हैं सही। फ्रेश, उसके नीचे आप एक पॉट रखते हैं, उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सरफ नज़र हो जाती हैं, हम नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। उसी में जो है वो मच्छर अंडे दे देता है और फिर उसकी अफजाइश होती है, बिल्कुल और फिर सही। हमारे नुकसानदेह साबित हो सकता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा बुखार की जो कैफियत है। अ, आज से कुछ साल पहले आप देखते थे, प्री कोविड टाइम्स की खास तौर पे मैं बात करूँ, उसमें क्या था कि बुखार नॉर्मल आता था, 3-4 दिन लेता था, शिद्दत इख्तियार करके चला जाता था। आजकल बुखार 20-20, 22-22 दिन चला जाता है, दोबारा आ जाता है। उसके बाद ये जो सिचुएशन है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल कैफियत ऐसी है कि आपको फील भी हो रहा होता है कि मैं फुली हील नहीं हुआ, सांस का फूलना, फिर उसके बाद वीकनेस का बहुत तवील अरसे रहना, और फिर बुखार का रीअकरेंस, जो दोबारा बुखार का हो जाना, ये किसकी क्या वजूहत हैं? क्या इम्यूनिटी हमारी, या फिर बुखार इम्यून हो गया है इन दवाओं से या उन वायरस से, या वायरस बड़ा स्ट्रांग होकर सामने आया है? क्या दो कहेंगे? तीन चीज़ें हैं, देखिए, एक तो ये कि वायरस ने अपनी हैसियत चेंज की है। ठीक है। जिस तरह जो है नेचर बदली है या अपनी। नेचर बदली जी। है। अब आप देखें कोविड की भी कितनी सारी जो स्ट्रेन आ गई हाँ, हैं, बिल्कुल ठीक आ है ना, गई। इसलिए पोलियो की बहुत सारी स्ट्रेन आ गई हैं। बिल्कुल जो भी ठीक आप है। वायरस देखें वो अपनी स्ट्रेन चेंज करता सही, है। सही। आप एक स्ट्रेन के लिए दवा बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं, तो वो उससे अपनी तो शक्ल आप बदल वो लेता शक्ल है। बदल लेता है। हाँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं इसी की मिसाल दूँ आपको, क्या नाम है, चिकनगुनिया की, ये 1952 में तंजानिया में सबसे पहले नमूदार हुआ। सही, सही। उसके बाद फैलते फैलते 1970 में जो है इंडिया और एशिया में आया फिर ये। और 83 में इसने शिद्दत हाँ, इख्तियार और फिर की। शिद्दत हाँ, इख्तियार की। अभी तक 110 कंट्रीज में जो है पाया जाता है। कहीं सही। आउटब्रेक होता है इसका, कहीं नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में अभी जो है इस खित्ते में इतना इसका आउटब्रेक नहीं है, अल्लाह का लेकिन शुक्र है है। केसेस जो जी। है वो अभी आ रहे हैं। सही। और जैसे मैंने बताया कि बारिश का सीज़न है, बारिश के बाद तो ये और ज़्यादा फ्लरिश हो जाता है ये, और फिर ये मिमिक्स करता है आपको दूसरे बुखारों के साथ। जी, जी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जी ये जो डेंगू वायरस है या दूसरा वायरस, उसके साथ ये इसका बुखार जो है मिमिक्स करता है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया है, तो वो बड़ा डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही, सही, सही। बिल्कुल ठीक। डायग्नोसिस का ज़रा थोड़ा सा टफ है इस मामले में, आपका कहना है। अच्छा, अच्छा, डायरिया, वॉमिट्स और इस तरह की सिचुएशन आजकल बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजूहत हैं? ये भी वायरल आउटब्रेक में आती हैं चीज़ें, या फिर खाने की पीने की एहतियात नहीं है, या फिर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम नहीं गुजार पा रहे, सोने के टाइम नहीं है, खाने के टाइम नहीं है, तमाम तर जो सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक सेट टाइमिंग है डॉक्टर साहब। ये एक मखसूस वक्त में आता है ये वायरस, और उसके बाद फिर जो हम देखते हैं कि आजकल तो ये रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा, आपके पास भी केसेस इसके आ रहे होंगे कि पेट की खराबी है। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। कल 1-2 दिन पहले मेरी भी सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। तो ये क्या चीज़ है, इसकी इस पर भी रोशनी डालिएगा। एक तो आप ये देखें आजकल सब जो है बॉटल पानी पे चले गए हैं। जी, जी, जी। हाँ, पहले जो हमारा जो वाटर सप्लाई का पानी आता था पहले वो नेचुरल बड़ा, जी हाँ, नेचुरल टैप पानी वाटर भी होता हम था, इस्तेमाल किया करते थे। उसमें सारी अज्जा मिले हुए होते थे। सही। आजकल दायवा तो स्वेज उसके अंदर मिल जाता है। ये असल बेसिकली जो वायरस है इकोलाई के जरिए होता है, ये सही। जो डायरिया वगैरह जी, होता है, जी, ये जी, पेट। अब जो पानी हमें ये फराहम किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों के जरिए से, उसको कोई टेस्ट तो करता नहीं है सही। कि क्या उसके अंदर हाँ, वाकई इकोलाई है पता या नहीं नहीं। क्या पिला रहे, हाँ, नहीं पिला रहे आप, वो सही पानी बात आपको है। देके जाते हैं, आप कहते हैं हाँ जी पानी सही है, रिवर्स ऑस्मोसिस से वो उसको पानी के सारे जरासीम मारने की कोशिश करते जी। हैं और वो आपको पहुंचा देते हैं। अब जो उनके हैंडलर हैं जो पानी को हैंडल करते हैं, क्या वो हाइजेनिक हैं? सही। वो हाइजेनिक नहीं होते। नहीं होते, नहीं होते। एक ही हाथों से, उन्हीं हाथों से बोतलें उठा रहे हैं, रख रहे हैं। अब अगर आप एक ड्रॉप उनके हाथ से लग के चला गया तो पानी तो आपने कंटामिनेट कर दिया ना। बिल्कुल सही। तो फायदा क्या हुआ उसका, जो आपने पानी इतना महंगा खरीदा भी और आपने पिया। दूसरा आजकल देखेंगे, आजकल हमें बाहर खाने का जो रवाज बहुत रुझान बढ़ गया है। बहुत रुझान बढ़ गया है। हर दूसरा घर, हर तीसरा घर जो है बाहर खाने पे आजकल होता तो है। वीकडेज में भी रश इतना है देखे कि ना? रेस्टोरेंट भरे में जी हैं। हाँ, जी। और छोटे छोटे बर्गर की दुकानें खुल गई हैं। बहुत वो नहीं ज़्यादा, पता जी। कि उसमें चटनी किस तरह की डाल रहे हैं, मसाले किस तरह के डाल रहे हैं, कोई नहीं पता। या वो जो प्लेटें या वो धोते हैं, वो उनका पानी कभी वो बहुत देखे तो गंदा आपको निज़ाम इतनी है। कराहियत जी, जी, आती है कि यार सही। ये इतने गंदे पानी से तुम धो के हमें दे रहे हो। बिल्कुल हम उस तरफ तो जाते ही नहीं ना। नहीं जाते। हम तो अपनी टेबल पे आके बैठते हैं, ऑर्डर सर्व होता है, खाते हैं, घर आ जाते हैं। अब हमने क्या खाया, किस तरह से खाया, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता कि हमने क्या खा लिया, उसने हमें क्या खिला दिया। सही, सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका पेशखबा बनती हैं, और फिर जाके हम लैंड करते हैं कि डायरिया हो गया, खुदा ना खास्ता वॉमिटिंग हो गई, और फिर हम अस्पताल चले जाते हैं, ड्रिप लगवाएं या फिर दवाएं खाएं, और फिर उसके बाद जो है एक नई मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया बाहर खाने का या अनहाइजीनिक जो चीज़ें, फ्रूट्स का इस्तेमाल, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं जी फ्रूट्स भी आजकल वो हैं, ना अवॉइड ही करें, ना खाएं, सब्जियों में भी वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या समझते हैं, कुछ तो बेहतर है ना कि रादर दैन ईटिंग आउटसाइड आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आजकल जो सिलसिला चल गया है बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि जी जो नेचुरल प्रोसेस से जो
यूरिया का इस्तेमाल खासतौर पर नेचुरल प्रोसेस से जो डेवलप हो रहा है वो सही है, सही, जो अननेचुरल हो रहा है वो सही नहीं वो सही नहीं है, जो बेमौसमी खासतौर पर। अब इसमें होता है कि आप जितने आप फिर कोल्ड स्टोरेज में आप लेकर रख देते हैं। हाँ। अब जितने जो सेब है हमारे यहाँ आते हैं कराची में भी दूसरी जगह, आप देखें बेमौसम मिल रहे होते हैं, बेमौसम सेब कहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल सही, मतलब आप कोल्ड स्टोरेज को उठा के ला रहे होते हैं। अब आप कोल्ड स्टोरेज में जब इसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर रख के उसको प्रिजर्व करते हैं, जी जी जी, जब वो मार्केट में आता है तो वो थॉ हो जाता है। थॉ मतलब ये कि आपने उसको फ्रीज किया था, फ्रीज के बाद नॉर्मल हुआ, थॉ हो गया, वो खराब हो हाँ गया। थॉ, हम उसको अपनी थॉ कहते हैं, थॉ हो जाता है तो उसके अंदर जरासीम तेजी के साथ रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, वही फल वही सब्जी हमें बजाय फायदे के नुकसानदेह दे जाती है। इसीलिए जब आप फ्रेश सब्जी लें, फ्रेश आप फ्रूट खाएं तो वो तो आपकी सेहत के लिए जो है वो एक तरह की दवा है। जी जी, मौसम का फल जरूर खाएं, मौसम की सब्जी जरूर खाएं। अल्लाह ताला ने उसी मौसम में के फल में और सब्जी में उस शिफा बीमारी रखी का है। तयाक रखा हुआ है। बिल्कुल ये हम इसको जानते नहीं हैं, हम चले जाते हैं जनाब दूसरी चीज़ों की तरफ और वो हम खाने शुरू कर देते हैं, जबकि मौसम का फल और मौसम की सब्जी जरूर खानी चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब एक और बिल्कुल ठीक है पॉइंट वेल टेकन। तो एक और बड़ा चैलेंज आजकल है, उसमें हम देख रहे हैं कि फ्लू है, साथ साथ साइनस के बड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जी, कि आजकल हर बच्चा तकरीबन हर 10 में से जो है वो 9 लोग इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। क्या ये स्टैट्स भी सही हैं, तासुर दुरुस्त है? और फिर उसके बाद ज़ाहिर पोल्यूशन का एलिमेंट अपनी जगह है, फिर उसके बाद जो कुछ इनहेरिटेड फ्लू के मसाइल भी हैं वो भी चलते आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल। तो इसको भी किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, ख़ास तौर पे चूँकि साइनस के पेशेंट्स हैं तो अब तो बड़े क्रॉनिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए हम अपनी दवा में उसको एलर्जी का राइनाइटिस कहते जी हैं। जी जी, एलर्जी का राइनाइटिस का सबसे अच्छा जो रेमेडी अल्लाह ताला ने बताई है वो 5 वक्त जो वजू करते हैं ना, जो हम नाक में पानी डालते नाक में हैं, पानी जाता है। दिस इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ एलर्जी का राइनाइटिस। ठीक है, जब भी आप नाक में पानी डालते हैं उसको ब्लो करते हैं तो इसका मतलब आपने सारे आपने जरासीम निकाल दिए। अब आजकल इन्वायरमेंट में देखें आप चाहे बाइक पे हों चाहे आप गाड़ी में हों, आप इतनी ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल कर रहे होते हैं कि आप इमेजिन अगर आप घर पे आके उसको कपड़े को कोई हाथ भी देखें तो आपको लगता है ये क्या धुएं काला काला हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो वो उसकी वजह से इतनी एलर्जी है आजकल, हर बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो। अभी कोविड में देखें ये चीज़ कम हुई थी क्योंकि हर आदमी मास्क लगाया हुआ मास्क लगा के घूम रहा तो था, वो कोविड में ये चीज़ नहीं हो रही एलर्जीज का आउटब्रेक कम हो गया था। सही। जैसे ही मास्क हमने लगाना खत्म किया दोबारा से वो चीज़ फ्लरिश कर गई। जी जी, अब कराची जैसे शहर में जितने भी बड़े मेगा सिटीज़ हैं उनमें इतनी पोल्यूशन है, इतनी पोल्यूशन है एनवायरनमेंट की कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं, अब जैसे इस्लामाबाद में वो पोलन्स की पोल्यूशन होती है, जी जी, वो भी लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो ठीक जाती है। तो इस तरह की जो एलर्जिक राइनाइटिस के जो जितने भी केसेस होते हैं उनमें यकीनन जो आप बात कर रहे हैं वो होती है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हों, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम होती है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूँकि थोड़ी सी रेमेडीज़ की बात भी कर लेते हैं। ये सारे वायरसेस तो हैं, ये रहेंगी भी, क्योंकि ज़ाहिर है एहतियात भी कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। अब इन सारी प्रोसेस से अगर गुजर जाएँ, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? खाने पीने की रूटीन, हमारी सोने के औकात जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं एज नेशन। मैं पूरी कौम की बात करूँगा, एक मखसूस तबके की बात नहीं करूँगा। नौजवान नस्ल तो चलें बर्दाश्त कर लेती है, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर जो तबका मतलब एज फैक्टर्स हैं उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। पहले ज़माने में हम देखते थे कि जल्दी सोने का, सुबह जल्दी उठने का रिवाज था, आज वो ख़त्म हो गया। तो क्या ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है एज नेशन जो हेल्थ, हमारी पब्लिक हेल्थ है उसको? देखिए अल्लाह ताला ने बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस के तहत बनाई है, ठीक है ना, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ उसकी जो तय कर दी गई है। ठीक है, हमें ये बताया गया है कि जी आप ईशा की नमाज खाना पहले खा लें, ईशा की नमाज पढ़ें और सो जाएं, बिस्तर चलें, सुबह जल्दी उठे, तहज्जुद करिए उठें आप। ठीक है, वो बड़ा बेस्ट टाइम है हेल्थ के लिए, और नमाज तो बेहतरीन एक्सरसाइज है। और आप फजर की नमाज पढ़ें आप। जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आपके एनवायरनमेंट की जो गैर पोल्यूटेड चीज़ें वो आप इनहेल करते हैं। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, सुबह का फ्रेश एनवायरनमेंट होता है, फ्रेश, धुआं भी नहीं है, गाड़ियों का भी नहीं है। तो ये तो हम करते नहीं, तो सो रहे होते हैं बिस्तर के अंदर। जब हम उठते हैं तो सूरज भी ऊपर चला जाता है और पोल्यूशन जो है पूरी अपने पीक पे होती है। तो इस वजह से होता है। एक तो ये कि अगर हम अपनी नींद की आदत को चेंज कर लें और फिर इसके बाद जो केमिकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसम के अंदर, वो भी तो तब्दीलियाँ आती हैं ना। जब हम जागते रहेंगे हम जहन को सुकून नहीं देंगे, जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं उनको हम सुकून नहीं देंगे तो वो एहतिजाज तो करेंगे ना। वो एहतिजाज किस सूरत में करते हैं कि मसल पेन हो रहे हैं, आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, आप लेथार्जिक हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो आप ऊँग रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आप सही तरह से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपका बॉस आपसे परेशान है, यार क्या हो गया भाई, किस तरह की परफॉर्म करो जी, और रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। इस तरह की जो लैम एक्सक्यूजेज हैं वो इसी वजह से हम खुद अपने चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। ये मसला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि दवाओं का इस्तेमाल, मैं हमेशा ही बात करता हूँ, मैं आपके अलावा भी और जो डॉक्टर हजरात हमारे शोज़ में आते रहते हैं या डॉक्टर कम्युनिटी में, हमेशा एक बात करता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन पे हमेशा हर शो में इसका बात करना बहुत ज़रूरी है। बुखार हुआ, एक मखसूस सेट ऑफ टैबलेट्स हैं वो खा ली। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिया।
कि मैं बिल्कुल जल्दी सही हो जाऊंगा। फ्लू तक में हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहले तो रूल ये होना चाहिए कि जब भी कभी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती है, सेल्फ मेडिकेशन तो मैं कहता हूँ जहर है। जहर है। सही। अभी चिकनगुनिया का आपने जिक्र किया, इसमें जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लोग अमूमन पेन जॉइंट आपके स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको रैशेज हो जाते हैं, तो लोग जाते हैं और मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा देते हैं। दर्द की दवा। अब इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम अपने एनेसेट कहते हैं अपनी जबान में, वो कंट्राइंडिकेटेड है। उसकी वजह क्या है कि आपको नहीं पता है कि ये जो है डेंगू का फीवर है या चिकनगुनिया का है। अगर आपने दे दिया तो ऑलरेडी आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, आपने ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले ली और प्लेटलेट्स आपके कम हो जाएंगे। इतना लॉस है। तो सिंपल आप पैरासीटामोल पे रखें अपने आप को, आप नया पैरासीटामोल खाएं, और कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनको जब तक डॉक्टर की एडवाइस आपको ना हो, आप खुद से कोई चीज़ ना लें खुदारा। हाँ, ये कर सकते हैं आप, घर में पानी आपके पास मौजूद है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें आप। जूस है, जूस बना के आप पी लीजिए, ये तो आप खुद कर सकते हैं ना। जैसे कि आप मेडिकल स्टोर जाके उससे कहे कि नॉन क्वालिफाइड बंदा वहाँ खड़ा हुआ है मेडिकल स्टोर पे, उससे आप कहते हैं कि मैं जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो आपको कोई ऐसी दवा दे देगा, आप कहते हैं वाह वाह सही है, वो आपके बजाय फायदे और नुकसानदेह हो जाता है। नुकसानदेह हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब, क्विकली एक आखिरी सवाल करेंगे, फिर रैप अप करेंगे, हमारा एक और भी सेगमेंट इसके बाद लाइन अप है। अच्छा, चूँकि ज़ाहिर है हम ये सेल्फ मेडिकेशन की तो आपने बात की, घरेलू टोटके कभी कभी वो भी बड़े ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। हमें प्रॉब्लम कुछ और है, हमने ट्रीटमेंट कुछ और कर लिया है, फिर उसके बाद अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन नौयत को जज किए बगैर, डॉक्टर से रब्ता किए बगैर इस्तेमाल कर लेना, ये क्या दुरुस्त है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें सीना बसीना चलती हैं हमारे यहाँ पर कि हमारी दादी ये करती थी, हमारे वाले साहब ये करते थे, बेहतर होते रहे तो हम भी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे थे। जो सीना बसीना चीज़ें चल रही है ना, ये नुकसानदेह है। हर बीमारी का जो तयन करना और उसका इलाज वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी का एक ही इलाज है, चाहे वो घरेलू टोटके हो या कुछ हो। अक्सर देखें पेट में जब दर्द होता था तो जीरा पीस के और दही में दे दिया करते थे, ठीक है ना, चले समझ में आती बात। दांत में दर्द हुआ, लौंग रख दी, बात समझ में आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, उससे कुछ फर्क पड़ जाता है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बीमारी वो आप घर में टोटके शुरू कर दें कि जनाब आप खुदा ना खास्ता अगर किसी का स्वेलिंग हो गई है, हाथ में दर्द है, लोग दही भी बांध देते हैं और बड़ी टोटके, पत्ता बांध दिया, पान बांध दिया, कुछ और हरकतें कर दी, इस तरह खुदा ना करें। आप पहले प्रॉपर डायग्नोज कराएं, उसके बाद करें। घरेलू टोटके मना नहीं है, लेकिन प्रॉपर पता तो चलो है क्या। तो इस तरह जनाब किसी पहलवान के पास चले गए, जनाब वो पहलवान साहब बड़े मशहूर है, वो हड्डी जोड़ते तो वो हड्डी बजाय जोड़ने को तोड़ देते हैं और फिर जोड़ते हैं, गलत भी जोड़ देते हैं, फिर आप पता टांग में फर्क हो गया, बेचारा लंगड़ा रहा है वो, आपका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बड़ी जरूरी अवेयरनेस होती है जिसकी हम बात करते हैं, आपको मजीद भी ज़हमत देते हैं। इंशाल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। मूविंग ऑन नेक्स्ट सेगमेंट जी, मौसम की शिद्दत हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त है, और हमारे यहाँ जो शिद्दत इख्तियार की हुई गर्मी ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है वो भी इस वक्त इसलिए है क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो था, जिसकी प्रेडिक्शंस थी, वो कदरे कुछ इलाकों में हैं भी और कुछ में नहीं भी। एक स्टडी जो रेंज का सिलसिला है बारिशों का, वो नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से भी जो मौसम है उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। और बारिशों का जो ख़ास तौर पे सदर्न रीजन में, फिर उसके बाद पंजाब का है, बलूचिस्तान है, केपी है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है इस वक्त, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। सरदार साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सरदार भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि बारिशें कहाँ रह गई हमारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में हैं और कुछ में बिल्कुल खामोशी है। बल्कि इनफैक्ट अब तो ये हाल हो गया कि अगर डिफेंस में हो रही है बारिश तो क्लिफ्टन का इलाका बिल्कुल सूखा हुआ है, और यही सूरत हाल कुछ पंजाब के इलाकों ने काफ़ी बारिशें देखी हैं, कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिश नहीं है, और दीगर सूबों पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या सिलसिला है, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया। देखिए असल में मानसून की जो बारिशें होती हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी इसमें वेरिएबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है कि एक एरिया में अच्छी खासी हो जाती है और दूसरे एरिया में बिल्कुल ड्राई रहता है। जैसे कराची में परसों अच्छी बारिश हो गई, चंद इलाकों में तो हैवी फॉल्स भी हो गए, सुरजानी टाउन में और औरंगी की तरफ, और डिफेंस की तरफ बिल्कुल नहीं हुई। तो वो बेसिकली जो नॉर्दर्न पट्टी है ना, ज़्यादा सिस्टम जैसे कहें आप हवाओं की कन्वर्जेंस उसी तरफ थी, तो वो साउथ की तरफ इतना शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये बारिश हुआ। लेकिन अदरवाइज भी जनरली मानसून बारिशों की वेरिएबिलिटी रहती है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ क्वांटिटी वाइज ना। दूसरा जो इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि जो मॉइस्ट करंट्स होती हैं मुसलसल मानसून में, तो आपको पता है रेगिस्तान से भी, बंगाल से भी आ रही होती हैं हमारे खत्ते के ऊपर, तो वो जाहिर है कि मॉइस्ट करंट्स होने की वजह से नमी हवा में बहुत ज़्यादा होती है। पिछले दिनों जून तक तो आपने नोट किया होगा सिंध में जो टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाते थे, लेकिन वो नमी तो 4, 6, 8, 10 हुआ करती थी। अब वहाँ भी 40
1% से औसतन ऊपर ही रहती है इन माइल्ड करंट्स की वजह से, तो इस वजह से हब्स ज्यादा रहता है। राइट। कराची में बिलखसूस पिछले 3-4 दिन आप कह लें उसमें बहुत ज्यादा हब्स की कैफियत रही। उसकी वजह विंड बिल्कुल नहीं थी, वो जो लो प्रेशर बना हुआ था जो एट दी एंड बारिश का भी बायस बना, लेकिन पहले वो समुद्री हवा एक तरह से मुअत्तल रखता है लो प्रेशर एरिया जो कराची की जनूब मशरक में बना हुआ था। जी जी। तो उसके बाद यहाँ हब्स की कैफियत रही, और अब चूंकि बारिश का सिलसिला यहाँ सिंध से तो तकरीबन एक तरह से मौकूफ हो गया अगले 1 हफ्ते तक। पंजाब में अलबत्ता है आज के बाद अगले 3 या 4 दिन तक हैवी स्पेल्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें सेंट्रल पंजाब और केपी के ज्यादातर इलाके और कश्मीर, तो उन्हीं इलाकों में फिलहाल मानसून के बाद महदूद है। जी जी। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जो कि ज़ाहिर है बारिश का सिलसिला तो है, लेकिन हम देख रहे थे कि जिस तरह जो आलमी इदारे भी मौसम के हैं, उसके बाद हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, फिर कुछ प्राइवेट इदारे भी हैं जो मौसम पर काम कर रहे हैं, सबका यही मुतफ़िका कहना था। मैं पढ़ भी रहा था और आपने भी जिस तरह मेंशन किया था लास्ट टाइम के जो इस दफ़ा मानसूनल रेंज हैं वो ज़्यादा हैं। इनफैक्ट पहले हमने लास्ट ईयर देखा कि बिल्कुल कोई ख़ास स्पेल नहीं आया पाकिस्तान में, या कुछ इस तरह के जो सदर्न रीजन थे ख़ास तौर पर वो ड्राई रहे। अब इस बार भी ये कहा जा रहा था कि बारिश सिलसिला बहुत ज़्यादा रहेंगी। मानसून ये जो जुलाई का महीना है, आपको नहीं लगता ये तो अब गुजरता जा रहा है, फिर उसके बाद अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, तो बारिशें जो लार्जर देन एक्सपेक्टेड थी पहले से, वो क्या होंगी भी, या फिर हम उस स्पेल से भी बाहर निकल चुके हैं? नहीं देखिए, इम्कान है क्योंकि अभी तो मानसून की जब 10-11 दिन गुजरे ना, आज 11 जुलाई है, तो अगर इन 10 दिनों की या 11 दिनों की आप एवरेज देखें तो एज ए होल पाकिस्तान पूरे की एवरेज मतलब चंद इलाकों में अच्छी हुई, चंद इलाकों में नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल एवरेज अभी भी ना 12% ऊपर जा रहा है इन 10 दिनों की एवरेज के हिसाब से बात की जाए तो आगे भी चांसेस हैं। जुलाई में 2 अच्छे स्पेल हैं, खासकर अभी मैंने आपको बताया 11 से लेकर 14-15 जुलाई तक, फिर उसके बाद 20 जुलाई के बाद एक और सिंध में भी कराची समेत 20 जुलाई के बाद एक और अच्छा स्पेल आने की इम्कान पूरे हैं। तो होपफुली के ट्रेंड उसी तरफ ही जाएगा, अबव नॉर्मल ही जाएगा। अब देखना होगा कि कितनी अबव एवरेज रहती है। सही। लेकिन प्रोबेबली जो जुलाई के मुकाबले में अगस्त ज्यादा बेटर दिखाई देता है। उसकी वजह ये है कि जो लानिना का इफेक्ट होता है ना, वो थोड़ा टाइम लैग होता है उसमें, हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट थोड़ा देर से आता है। तो अभी न्यूट्रल कंडीशन है पैसिफिक ओशन की दर्जा हरारत की, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता उधर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी लानिना बनने जा रहा है। तो लानिना का इफेक्ट जो है जुलाई के मुकाबले में अगस्त में ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हम चाहते थे कि ये थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लें, क्योंकि एक तरफ वायरल डिजीज़ का सिलसिला भी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारिशों का क्योंकि ज़ाहिर बारिशों से डायरेक्टली एसोसिएटेड ये सारी तमाम तर सिचुएशन होती है, तो इसको परखना बहुत ज़रूरी है। फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, इंटर प्रोविंशियल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना, फिर वायरसेस लेके चले जाना, फिर इस तरह की चीज़ें, तो ज़रा इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि मौसम का हाल जाने बगैर ना तो ट्रैवल करें, ना कोई ऐसी बिज़नेस एक्टिविटी प्लान करें, और फिर उसके बाद ख़ास तौर पे अपनी सेहत को ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं हैं या हमें किसी चीज़ का सामना है, तो ऐसा ना हो कि हमसे दूसरे शख्स को उस चीज़ का सामना करना पड़ जाए, या कोई वायरल ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें कंटेमिनेशन का कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए। तो तमाम तर सूरत हाल को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहें, दूसरा ख्याल करें और कोशिश करें कि वो तमाम तर एलिमेंट्स जो हमारे अतराफ़ में, ख़ासतौर पर अब बारिशों का सिलसिला है, कुछ जगह पर बहुत तेज़ बारिश भी हुई है और पानी भी खड़ा होता है, तो उस पानी को भी कोशिश करें कि अगर, और इदारों को भी सपोर्ट करें। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ हुकूमती इदारे गाड़ियाँ आ रही हैं कचरा उठाने, सामान उठाने, तो हम खुद उनको सपोर्ट नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि जी जब गाड़ी कचरा उठाने आ रही है तो हम ट्रैफिक नहीं रोकते, गाड़ियाँ मुसलसल जा रही हैं और उस एक्सक्वेटर की बड़ी मुश्किल होती है कचरा उठाने के लिए। तो इन तमाम तर चीज़ों की ज़िम्मेदारी हम पर भी आयद होती है कि हम अपने इदारों को सपोर्ट नहीं करेंगे, सफाई सुथराई का निज़ाम को बेहतर नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट अपने घर की तरह अपने जो घर के बाहर का इलाका है उसको तो साफ़ रखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इन बीमारियों से भी दूर रहेंगे, और जो बारिश का सिलसिला है बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला की बारान रहमत होती है, उसे एंजॉय करें, और वो इसी तरह पॉसिबल है कि जब हम अपने अतराफ़ को बेहतर रखेंगे। बहरहाल जी हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।